एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर लिया और जी एन इज इक्वल टू एन लिया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन होगा? ये देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप फॉल्स है, इसका मतलब एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ एन, क्योंकि इस कंडीशन में पुट कीजिए 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू C1 टाइम जी एन इज लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू C2 टाइम एन। तो ये कंडीशन तो आपका ट्रू है, ये कंडीशन तो ट्रू है फॉर C इज इक्वल टू 1, लेकिन ये कंडीशन आपका ऑलवेज फॉल्स रहेगी। ये ऐसा कोई कांस्टेंट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू C2n, n से n आपका कैंसिल हो जाएगा, देन n इज लेस देन इक्वल टू C2, यानी एक कांस्टेंट की हेल्प से आप एक वेरिएबल को बाउंड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका, चूंकि ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है, देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो fn इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ gn। देखिए अब यहाँ पर fn इज अपर बाउंडेड बाय gn एंड fn इज लोअर बाउंडेड बाय gn, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एसिम्प्टोटिक टाइट बाउंड, एसिम्प्टोटिक टाइट बाउंड। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि fn एंड gn एसिम्प्टोटिकली इक्वल हैं, fn और gn जो है वो एसिम्प्टोटिकली इक्वल हैं, क्योंकि fn और gn आपके ये टाइट, क्योंकि fn को ये gn जो है ये आपका टाइटली बाउंड कर रहा है, तो fn एंड gn आर एसिम्प्टोटिकली इक्वल, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा 3n + 5, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर डोमिनेंट टर्म को ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं थीटा ऑफ n, या आपने लिखा है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 5, तो फिर आप यहाँ पर डोमिनेंट टर्म को ले सकते हैं, ये आपका हो जाएगा थीटा ऑफ n स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये फंक्शन और ये वाला फंक्शन ये एसिम्प्टोटिकली इक्वल हैं, या ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन एसिम्प्टोटिकली इक्वल हैं। अगर मान लीजिए fn होता मेरा n स्क्वायर बाई 2 माइनस 3n और gn होता मेरा n स्क्वायर, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ gn? यहाँ पर बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए डोमिनेंट टर्म क्या है, डोमिनेंट टर्म है आपका n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बाई 2 माइनस 3n डोमिनेंट टर्म है आपका n स्क्वायर, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, 1/2 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा थीटा ऑफ n स्क्वायर। लेकिन जरा इसको इस फॉर्मूले में, जरा इसको इस इनइक्वालिटी में चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंगली आपका क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू C1 टाइम gn, C1 टाइम n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू fn n स्क्वायर बाई 2 माइनस 3n इज लेस देन इक्वल टू C2 टाइम gn फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अब देखिए क्या कीजिए कि इसमें आप n स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए C1 C2 और n नॉट क्या है, C1 C2 और n नॉट आपके पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक पॉजिटिव कांस्टेंट हम फाइंड आउट करते हैं। जरा इस इनइक्वालिटी को हम देखते हैं, ये इनइक्वालिटी है आपका 1/2 माइनस 3/n इज लेस देन इक्वल टू C2, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लें, अगर आप n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लें, तो डेफिनेटली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 1/2 से, ये जो फैक्टर है ये 1/2 से लेस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है आपका 1/2 माइनस 3/n, यानी ये जो आएगा ये 1/2 से लेस आएगा अगर मैं n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लूंगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं C2 इज इक्वल टू 1/2 और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेता हूं, तो ये इनइक्वालिटी मेरा सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लूं और C2 की वैल्यू 1/2 लूं, तो ये इनइक्वालिटी मेरा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो फैक्टर जो है ये आपका 1/2 से ऑलवेज लेस आएगा अगर n की वैल्यू मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेता हूं। तो अब बात करते हैं इस कंडीशन की। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन मेरी ये है कि आपका जो C1 है वो पॉजिटिव होना चाहिए, C1 जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 1 ले ली तो ये नेगेटिव हो जाएगा, n की वैल्यू 1 लेने पर ये नेगेटिव हो जाएगा। अब C1 नेगेटिव हो नहीं सकता है, क्योंकि C1 क्या है, C1 एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1/2 माइनस 3/n इज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि C1 इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। C1 आपका क्या है, C1 आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो C1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको जरा सॉल्व कीजिए, तो 1/2 माइनस 3/1/2 इज ग्रेटर देन 3/n आपका आ जाएगा इज ग्रेटर देन 6, यानी n की वैल्यू आपको 6 से ग्रेटर लेनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि हम n की वैल्यू 7 ले रहे हैं, तो अगर आप n की वैल्यू 7 ले लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा n इज ग्रेटर देन 6। तो आप n की वैल्यू मान लीजिए हम यहाँ पर 7 ले रहे हैं, तो अगर n की वैल्यू हम 7 ले लेते हैं तो आ जाएगा 1/2 माइनस 3/7, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि C1 की वैल्यू में 1/14 ले लूंगा और n की वैल्यू क्या होना चाहिए आपका
7 या 7 से ग्रेटर होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट किया है, 7 पुट किया है। तो फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के लिए मेरा ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई करेगा। तो ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है फॉर C1 इज इक्वल टू 1/14 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो इन दोनों को मैं मिक्स कर देता हूँ, क्योंकि ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि C1 की वैल्यू हो जाएगा 1/14, C2 की वैल्यू हो जाएगा 1/2 और n0 की वैल्यू मेरी हो जाएगी 7। अगर ये मैं C1 C2 और n0 की वैल्यू ले लूंगा तो ये मेरी कंडीशन आपका ऑलवेज सेटिस्फाई करेगी। देन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि n² - 2 - 3n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n²। अब देखिए यहाँ पर ये C1 C2 और n0 की वैल्यू फिक्स नहीं है। हो सकता है कि आप C1 C2 और n0 की डिफरेंट वैल्यूज भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने एक वैल्यू आपको बताया है C1 C2 और n0 की एक वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट, यानी मोर देन वन कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए आपका सेटिस्फाई कर रहा है, आप और भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। मैटर ये करता है कि एटलीस्ट वन कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट फॉर विच दिस कंडीशन होल्ड। इस एग्जांपल को लीजिए, मान लीजिए fn है मेरा n² - 2 - 2n और gn है मेरा n²। तो अगेन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डोमिनेंट टर्म है मेरा n², तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, 1/2 मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा थीटा ऑफ n², क्योंकि लीडिंग टर्म मेरा यहाँ पर n² है। तो अगर मैं इसको इस इनइक्वालिटी में पुट करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा, देन मैं n² से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपका 1/2 से ऑलवेज स्मॉल होगा, ये 1/2 से ऑलवेज स्मॉल होगा, ठीक है ना। तो n की वैल्यू अगर आप 1 या 1 से ग्रेटर लेंगे तो ये 1/2 से स्मॉल होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि C2 की वैल्यू आपका 1/2 हो जाएगा। अब C1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चूंकि आपका यहाँ पर C1 क्या है, C1 आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/2 C1 की वैल्यू क्या होना चाहिए, C1 की वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/2 - 2/n शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो C1 आपका पॉजिटिव कांस्टेंट फिर नहीं रह पाएगा। तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं 1/2 इज ग्रेटर देन 2/n, और यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं n इज ग्रेटर देन 4, यानी n की वैल्यू अगर आप ग्रेटर देन 4 लेंगे, n की वैल्यू आप ग्रेटर देन 4 लेंगे तो आप ये आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम n की वैल्यू 8 ले रहे हैं। अगर आप n की वैल्यू 8 ले लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 - 2/8, तो ये हो जाएगा 1/2 - 1/4 यानी 1/4। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि आप C1 की वैल्यू 1/4 ले लीजिए और n0 की वैल्यू 8 ले लीजिए, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए आपका ये इनइक्वालिटी ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। या फिर हम एक दूसरा वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम n की वैल्यू 5 ले रहे हैं, तो n की वैल्यू अगर आप 5 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 - 2/5। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 5 4 1/10। और C1 की वैल्यू देखिए हमारा क्या निकल के आ रहा है, 1/10 आ रहा है। तो आप C1 की वैल्यू 1/10 ले लीजिए एंड n0 जो है आप यहाँ पर 5 ले लीजिए। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए भी आपका ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो एटलीस्ट वन कॉम्बिनेशन ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए कंडीशन ट्रू है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं n² - 2 - 2n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n²। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सेट ऑफ फंक्शन। सेट ऑफ फंक्शन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखिए थीटा ऑफ n², यानी इसके एसिम्प्टोटिकली टाइट फंक्शन या एसिम्प्टोटिकली फंक्शंस कितने होंगे, तो इसके एसिम्प्टोटिकली इक्वल फंक्शंस होंगे n² इज इक्वल टू थीटा ऑफ n², या आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप n²/2 भी यहाँ पर ले सकते हैं, n²/4 भी आप ले सकते हैं, 2n² भी ले सकते हैं, 4n² भी ले सकते हैं, या आप यहाँ पर n² + 2n + 1 भी यहाँ पर ले सकते हैं, या आप यहाँ पर n² - n + 1 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और भी फंक्शंस ले सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं n² + 2n + 1 इज इक्वल टू थीटा ऑफ n², ठीक है ना। तो यहाँ पर मोर देन वन फंक्शंस होंगे जो थीटा होंगे n² के, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है द सेट ऑफ फंक्शंस। तो जैसे कि मान लीजिए हमने ये ले लिया, ये वाला फंक्शन हम पिक कर रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा fn है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं n² + 2n + 1 बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n², या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं n² + 2n + 1 इज इक्वल टू थीटा ऑफ n², ठीक है ना। इस डोमिनेंट टर्म को हम यहाँ पर रखेंगे और इन टर्म्स को, लोअर ऑर्डर के टर्म्स को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे। इनफैक्ट अगर ये मान लीजिए आपका 10n² भी होता तो उसके इसमें भी थीटा ऑफ n² हो जाता, क्योंकि इस कांस्टेंट को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपका ये कांस्टेंट इंक्लूडेड है। क्योंकि कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट यहाँ पर मैटर नहीं करता है। तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में आपका कांस्टेंट मैटर नहीं करता है।